मित्रों नमस्कार। मैं नाथ सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस नए अंक के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के द्वारा लिखे गए उपन्यास माँ की। मित्रों, अब तक मैं उपन्यास माँ के 10 भागों का वाचन अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए मैक्सिम गोर्की के लिखे गए बेहतरीन उपन्यास माँ के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। दूसरे दिन मालूम हुआ कि बुकिन, समोइलो, सोमो और 5 दूसरे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। शाम को फ्योदोर माजिन आया। उसके घर की भी तलाशी ली गई थी। वह बहुत खुश था और अपने को बहुत बहादुर समझ रहा था। फ्योदोर, तुम्हें डर लगा था? माँ ने पूछा। उसके चेहरे का रंग उतर गया। उसकी मुखाकृति में तनाव पैदा हो गया और उसके नथुने कांपने लगे। मुझे डर लग रहा था कि अफसर मुझे मारेगा। वह एक मोटा सा काली दाढ़ी वाला आदमी था। उसकी उंगलियों पर बड़े बड़े बाल थे और नाक पर काली ऐनक चढ़ाए था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह बिल्कुल अंधा हो। वह बहुत चीखा चिल्लाया, बहुत हाथ पांव पटके। उसने चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें जेल में ठूस दूंगा। मुझे आज तक किसी ने नहीं मारा, मेरे माँ बाप तक भी नहीं। मैं उनका इकलौता बेटा था और वे मुझे बहुत प्यार करते थे। उसने एक क्षण के लिए आंखें बंद करके अपने होठ भींच लिए और दोनों हाथों से बड़ी फुर्ती से अपने बाल पीछे किए। फिर उसने पावेल की तरफ देखकर कहा, अगर कभी किसी ने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान की बाजी लगाकर उस पर टूट पड़ूंगा, दांतों से काटूंगा, चाहे वह मुझे वहीं मार ही क्यों न डाले। किस्सा तो खत्म हो जाएगा हमेशा के लिए। उसकी आंखों में क्रोध की लाली थी। बिल्कुल सीख सलाई हो, लड़ोगे क्या? माँ ने कहा। मगर फिर भी मैं लड़ूंगा, फ्योदोर ने दबी जबान से उत्तर दिया। जब फ्योदोर चला गया तो माँ ने पावेल से कहा, सबसे पहले यही टूटेगा। पावेल ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ मिनट बाद रसोई का दरवाजा धीरे से खुला और रिबिन अंदर आया। लो, मैं फिर आ गया, उसने थोड़ा सा हंसकर कहा। कल रात वे लोग मुझे लाए थे और आज मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। उसने बड़े तपाक से पावेल से हाथ मिलाया और एक हाथ पेलागिया निलोना के कंधे पर रखकर बोला, चाय मिलेगी? पावेल उसके चौड़े चकले सांवले चेहरे को, उसकी काली दाढ़ी और काली आंखों को बहुत गौर से चुपचाप देखता रहा। उसकी शांत नज़र में कुछ विशेष अर्थ था। माँ समोवार में आग सुलगाने के लिए रसोई में गई। रिबिन ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, मेज पर कोहनियाँ टिकाकर बैठ गया और पावेल को घूरने लगा। तो मामला यह है, उसने इस तरह कहा मानो अधूरी रह गई बात का तार जोड़ रहा हो, कि मैं तुमसे साफ साफ बात कर लेना चाहता हूँ। मैं कुछ दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारे बिल्कुल पड़ोस में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे घर में बहुत से लोग आते हैं, पर वे न तो शराब पीते हैं और न हुल्लड़ करते हैं। पहली बात तो यह हुई, जो लोग इतनी शराफत से रहते हैं उनकी तरफ ध्यान जाता ही है। आदमी सोचता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जैसे मैं खुद ही सबसे कटा कटा रहने के कारण लोगों की आंखों में खटकता हूँ। उसकी आवाज़ भारी थी, पर बात करने के ढंग में प्रवाह था। उसने दाढ़ी पर हाथ फेरा और पावेल के चेहरे को घूरता रहा। लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करने लगे हैं। जैसे हमारे मकान मालिक को ही ले लो, वह तुम्हें नास्तिक कहता है क्योंकि तुम गिरजाघर नहीं जाते। वैसे तो मैं खुद भी नहीं जाता, फिर वे पर्चे, उन्हें तुम तैयार करते हो? हाँ, पावेल ने उत्तर दिया। क्या कह रहे हो? उसकी माँ ने भय से आतंकित होकर रसोई के दरवाजे में से सिर निकालकर ऊंचे स्वर में कहा, तुम अकेले ही तो नहीं हो? पावेल हंस पड़ा और रिबिन भी।
अच्छी बात है, रिबिन ने कहा। माँ फुफकारती हुई वहां से चली गई। इन लोगों ने उसकी बात की, जिस तरह उपेक्षा की थी उससे वह कुछ बुरा भी मान गई थी। अच्छी बात है ऐसे पर्चे निकालना, लोगों में जोश पैदा होता है इनसे। कुल 19 थे, है ना? हाँ, पावेल ने उत्तर दिया। तो इसका मतलब है कि मैंने सब पढ़े हैं। उनकी कुछ बातें मेरी समझ में नहीं आई, कुछ बातें बेकार भी थीं। मगर जब कोई आदमी इतनी बहुत सी बातें कहेगा तो उसमें एक दो बातें फालतू तो होंगी ही। रिबिन अपने मजबूत सफेद दांत खोलकर मुस्कुरा दिया। उसके बाद तराशी हुई। इसने मुझे तुम्हारी तरफ सबसे ज्यादा खींचा। तुम और उक्रेनी और निकोलाई, तुम सबने यह दिखला दिया कि वह ऊंची सब ढूंढने के लिए रुका और खिड़की के बाहर घुरते हुए अपनी उंगलियों से मेज पर ताल देने लगा। दिखला दिया कि तुम्हारा क्या रवैया है। कुछ यह रवैया था तुम लोगों का। हुजूर, आप अपना काम करते जाइए, हम अपना काम करते रहेंगे। उक्रेनी भी बहुत उम्दा आदमी है। कभी कभी जब मैं उसे फैक्ट्री में बोलते हुए सुनता हूँ तो अपने मन में कहता हूँ, यह अपने रास्ते से कभी नहीं हटेगा। मौत ही इसे इसके रास्ते से हटा सकती है। फौलाद का बना हुआ है। पावेल, क्या तुम मुझ पर एतबार करते हो? हाँ, करता हूँ। पावेल ने हामी भरी। बहुत अच्छी बात है। मुझे देखो, मैं 40 बरस का हो गया हूँ। उम्र में तुमसे दूना हूँ और दुनिया तुमसे 20 गुनी ज्यादा देख चुका हूँ। 3 साल से ज्यादा तक मैं फौज में भी था। 2 बार शादी की। पहली बीवी मर गई, दूसरी को मैंने निकाल दिया। काकेसिया हो आया हूँ और दुखोबोर्सी से भी परिचित हूँ। दुखोबोर्सी मित्रों एक धार्मिक संप्रदाय है। वे जिंदगी की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, भाई, बिल्कुल नहीं कर सकते। माँ बड़ी उत्सुकता से उसका नपा-तुला भाषण सुन रही थी। उसे यह देखकर खुशी हुई कि यह अधेड़ उम्र का आदमी अपने दिल की सारी बातें उसके बेटे के सामने खोलकर कह रहा था। पर उसे पावेल के रवैये में बहुत रुखाई प्रतीत हुई और इस कमी को पूरा करने के लिए उसने आतिथ्य भाव दिखाने का प्रयत्न किया। मिखाइलो इवोनिच, कुछ खाओगे ना? उसने पूछा। धन्यवाद, मैं तो खाना खाकर आया हूँ। तो पावेल, तुम्हारा यह ख्याल है कि जिंदगी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए? पावेल उठा और हाथ पीठ पीछे बांध कर टहलने लगा। वह सही ढर्रे पर आ रही है, उसने उत्तर दिया। क्या जिंदगी ने तुम्हें खुले दिल से मेरे यहाँ आने को मजबूर नहीं किया? धीरे धीरे वह हम मेहनत करने वालों को एक एक कर रही है और फिर वह वक्त आएगा जब वह हम सबको एक कर देगी। हमारी जिंदगी कठोर है और हमारे साथ अन्याय करती है, लेकिन हमारी आंखें खुलने लगी हैं और हम उसका कटु अर्थ समझने लगे हैं। वह हमें चीजों की रफ्तार तेज करना सिखा रही है। तुम ठीक कहते हो, रिबिन ने टोका। लोगों को झकझोरने की जरूरत है। किसी के सिर में अगर जुएं पड़ जाएं तो खूब रगड़ रगड़ कर नहलाने धुलाने और साफ कपड़े पहनाने पर वह फिर भला आदमी बन जाता है। लेकिन आदमी के दिल को कैसे साफ किया जाए, असल सवाल तो यह है। पावेल ने बड़े जोश के साथ फैक्ट्री और उसके मालिकों की चर्चा की। उसने बताया कि दूसरे देश में मजदूर अपने अधिकारों के लिए किस तरह लड़ रहे थे। बीच बीच में रिबिन मेज पर इस तरह उंगली मारता मानो पावेल के भाषण में विराम चिन्ह लगा रहा हो। यही तो बात है, वह बार बार कहता। और एक बार उसने हंसकर बड़े शांत भाव से कहा, अभी तुम बच्चे हो, लोगों को अच्छी तरह नहीं पहचानते। देखो, बूढ़े और बच्चे होने की बात छोड़ दो। पावेल ने रिबिन के सामने रुककर गंभीरतापूर्वक कहा, यह देखो कि किसके विचार अधिक सही हैं। तो तुम्हारा यह ख्याल है कि ईश्वर के बारे में भी हमें अब तक बेवकूफ़ बनाया गया है? हाँ, मेरा यह ख्याल है कि हमारा धर्म किसी काम का नहीं है। यहाँ पर माँ भी बहस में कूद पड़ी। जब कभी उसका बेटा ईश्वर के बारे में या ईश्वर के प्रति उसकी श्रद्धा के बारे में, उस श्रद्धा के बारे में जिसे वह बहुत प्रिय और पवित्र मानती थी, कुछ कहता तो वह सदा उसकी नज़र से नज़र मिलाने का प्रयत्न और यह मूक विनय करती
कि ईश्वर के प्रति अविश्वास के कटु शब्द कहकर वह उसके जी को न दुखाए, पर बेटे की नास्तिकता के पीछे माँ को दृढ़ आस्था का आभास मिलता था, जिससे उसे बड़ी सांत्वना प्राप्त होती थी। मैं उसके विचारों को कैसे समझ सकती हूँ, वह सोचती। उसका विचार था कि यह अधेड़ उम्र का आदमी भी उसके बेटे की बातों से उतना ही नाराज होगा। पर जब रिबिन ने शांत भाव से पावेल से यह प्रश्न पूछा तो वह अपने आप को रोक न सकी। देखो, जहां तक ईश्वर की बात है, तुम सोच समझ कर कुछ कहना। उसने एक गहरी सांस ली और फिर इससे भी ज्यादा आवेश के साथ बोली, तुम जो चाहो सोचो, मगर जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूं, और अगर तुमने मेरे परमेश्वर को भी मुझसे छीन लिया तो मैं अपनी विपदा में किसका सहारा लूंगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और तस्तरियां धोते हुए उसकी उंगलियां कांपने लगीं। तुम हम लोगों की बातें समझी नहीं, पावेल ने स्नेह से कहा। माँ, हमें माफ करना, रिबिन ने अपनी गहरी और धीमी आवाज में कहा। फिर उसने धीरे से मुस्कुराकर पावेल की तरफ देखा और माँ से बोला, मैं तो भूल ही गया था कि तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो कि तुम्हारे विचार बदले नहीं जा सकते। मैं उस दयालु और कृपा निधान ईश्वर के बारे में बात नहीं कर रहा था जिसमें तुम्हारी आस्था है, पावेल कहता गया, बल्कि उस ईश्वर की बात कर रहा था जिसका नाम लेकर पादरी लोग हमें डराते हैं, जैसे वह कोई डंडा हो। मैं उस ईश्वर की बात कर रहा था जिसके नाम पर वे कुछ लोगों की कुत्सित इच्छाओं के सामने सब लोगों को झुका देने का प्रयत्न करते हैं। यही तो मुसीबत है, रिबिन ने मेज पर मुक्का मारकर कहा। उन्होंने एक झूठा ईश्वर हमारे ऊपर थोप दिया है। जो हथियार भी उनके हाथ लग जाता है, उसी से वे हम लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। माँ, इस बात पर गौर करना, ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की तो उसे अपना ही रूप दिया, जिसका मतलब यह है कि अगर मनुष्य उससे मिलता जुलता है तो उसे भी मनुष्य से मिलता जुलता होना चाहिए। मगर हम देवताओं जैसे तो क्या, जंगली जानवरों जैसे हैं। गिरजाघरों ने हमारे सामने एक हौवा खड़ा कर दिया है। माँ, हमें अपने ईश्वर को बदलना पड़ेगा, उसे साफ भी करना पड़ेगा। उन्होंने उसे झूठ और मिथ्या प्रचार में लपेट रखा है। हमारी आत्माओं का हनन करने के लिए उसका रूप बिगाड़ दिया है। वह बहुत नरमी से बोल रहा था, पर उसका एक एक शब्द माँ के हृदय पर हथौड़े की तरह चोट कर रहा था, और काली दाढ़ी में उसके बड़े से मौत जैसे भयावह चेहरे को देखकर माँ को डर लगने लगा। उसकी काली आंखों की चमक उसके लिए असह्य थी। माँ का हृदय भय से पीड़ित हो उठा। मैं जाती हूँ, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझ में ऐसी बातें सुनने की शक्ति नहीं है। वह जल्दी से रसोई में चली गई। समझे पावेल, रिबिन ने कहा, हर चीज का केंद्र हमारा दिमाग नहीं बल्कि दिल है। मनुष्य की आत्मा में उसका एक विशेष स्थान है, और यहाँ कोई दूसरी चीज पनप ही नहीं सकती। केवल ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति दे सकता है, पावेल ने दृढ़ता से कहा। ज्ञान से उसे बल नहीं मिलता, रिबिन ने ऊंचे स्वर में अपनी बात पर अड़े रहकर कहा। बल हृदय में मिलता है, दिमाग में नहीं। माँ कपड़े बदलकर भगवान की स्तुति किए बिना ही बिस्तर पर लेट गई। उसे बड़ी सर्दी लग रही थी और वह मन ही मन कूढ़ रही थी। रिबिन शुरू में बहुत होशियार मालूम हुआ था, पर माँ पर उसका बहुत रोब पड़ा था। पर अब उसी से माँ को घृणा हो रही थी। पाखंडी बागी, उसकी आवाज़ सुनकर माँ सोचने लगी, आखिर उसे यहाँ आने की क्या जरूरत थी। पर वह बड़े शांत भाव से विश्वास के साथ बोलता रहा। दिल बहुत पवित्र स्थान है, उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता। मनुष्य के हृदय में जहाँ ईश्वर का वास है, वह सबसे कोमल जगह है। अगर तुम उसे काट दो तो बहुत बड़ा घाव रह जाएगा। पावेल, हमें कोई नया विश्वास ढूंढना होगा। ऐसा भगवान बनाना पड़ेगा जो मनुष्य का दोस्त हो। असल बात यह है, ईसा मसीह तो थे, पावेल ने कहा। ईसा मसीह कमजोर थे। उन्होंने कहा था, यह पात्र कोई मुझसे ले ले,
और फिर उन्होंने राजा की सत्ता को स्वीकार किया था। ईश्वर भला अपने रचे हुए प्राणियों पर किसी मनुष्य की सत्ता को कैसे स्वीकार कर सकता है? वह सर्वशक्तिमान है। वह अपनी आत्मा को बांट तो नहीं सकता कि यह ईश्वर की है और यह मनुष्य की। मगर ईसा मसीह भी न तो व्यापार के खिलाफ थे और न विवाह के। फिर अंजीर के पेड़ को श्राप देकर उन्होंने बड़ी गलती की थी। अगर उसमें फल न लगते थे तो क्या यह अंजीर के पेड़ का दोष था? मनुष्य की आत्मा में अगर नेकी न उत्पन्न हो तो उसमें दोष आत्मा का नहीं मानना चाहिए। क्या अपनी आत्मा में बुराई का बीज मैंने स्वयं बोया है? कमरे में दोनों आवाजों में द्वंद्व होता रहा। एक अत्यंत उत्तेजनापूर्ण मल्लयुद्ध चल रहा था। इधर उधर टहलते समय पावेल के पैरों के नीचे फर्श के चरचराने की आवाज आ रही थी। जब पावेल बोलता और सब आवाजें उसमें दब जाती, लेकिन जब रिबिन अपने शांत भारी स्वर में बोलता तो माँ को घड़ी की टिक टिक और पाले की जकड़ में आती हुई मकान की दीवारों के धीरे से चिटकने की आवाज भी सुनाई देती। मैं इसी बात को अपने ढंग से कहूँगा, एक सीधे साधे कोयला झोंकने वाले के शब्दों में। ईश्वर एक ज्वाला है, उसका वास मनुष्य के हृदय में है। कहा गया है कि सृष्टि के आरंभ में शब्द था और वह शब्द ही ईश्वर था, इसलिए शब्द ही आत्मा है, विवेक है। पावेल ने जोर देकर कहा, अच्छी बात है, तो ईश्वर हृदय और विवेक में है, लेकिन गिरजाघर में नहीं। गिरजाघर तो ईश्वर की कब्र है। माँ सो गई और उसे मालूम भी न हुआ कि रिबिन कब गया। अब वह अक्सर आने लगा। जब वह आता और उस समय यदि वहां पावेल का कोई दोस्त मौजूद होता तो वह चुपचाप एक कोने में बैठा रहता और बीच बीच में कभी बस इतना कह देता, यही तो बात है। एक दिन उसने अपने साथियों को अपनी भयंकर मुद्रा से दहला दिया। फिर चिढ़कर बोला, जो चीज जैसी है हमें उसे वैसा ही बताना चाहिए। उसे कैसा होना चाहिए इससे हमें सरोकार नहीं। कौन जानता है आगे चलकर किसी चीज का रूप क्या होगा। जनता एक बार स्वतंत्र और उन्मुक्त हो ले, फिर वह आप ही इन बातों का फैसला कर लेगी कि उसके लिए क्या उपयुक्त है अथवा उचित है। पहले ही लोगों के मगज में मनमाने ढंग से बहुत कुछ ठूस दिया गया है। अब अपना भला बुरा सोचने की उन्हें आज़ादी होनी चाहिए। जो कुछ उन्हें जीवन के बारे में बताया गया है, संभव है लोग उस सब को रद्द कर डालना चाहें। हो सकता है कि भगवान की तरह वे परंपरागत ज्ञान को भी अपना शत्रु समझें। उन तक पुस्तकें पहुंचाइए और फिर वे स्वयं अपने सवालों का हल ढूंढ निकालेंगे। बस इतना ही। वह और पावेल जब अकेले होते तो लगातार बहस करते, लेकिन बहस के दौरान दोनों में से कोई भी नाराज न होता। माँ बड़े ध्यान से उनकी बातें सुनती, एक एक शब्द पर विचार करती और यह समझने का प्रयत्न करती कि वे क्या कर रहे हैं। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता कि वह चौड़े कंधों और काली दाढ़ी वाला आदमी और उसका लंबे डिलडौल वाला बलिष्ठ बेटा दोनों ही अंधे हो गए हैं। वे कभी एक दिशा और कभी दूसरी दिशा में राह ढूंढते हैं, बाहर निकलने की कोई राह खोजते हैं। अपनी मजबूत पर अंधी उंगलियों से हर चीज को पकड़ते हैं, जगह जगह भटकते हैं, चीजों को फर्श पर गिराते हैं और पैरों तले कुचल डालते हैं। वे चीजों से टकराते हैं, उन्हें टटोलते और एक तरफ को फेंक देते हैं, पर अपने विश्वास और आशा का आंचल कभी नहीं छोड़ते। उन्होंने माँ को ऐसे शब्द सुनने का आदी बना दिया था जो स्पष्टवादिता और साहसिकता के कारण भयावह प्रतीत होते थे। पर अब इन शब्दों को सुनकर उसे पहली बार की तरह गहरा आघात नहीं पहुंचता था। वह इन शब्दों का विरोध करना सीख चुकी थी। कभी कभी तो ईश्वर को अस्वीकार करने वाले इन शब्दों के पीछे माँ को उसके प्रति एक दृढ़ आस्था छिपी दिखाई देती थी। तब वह मन ही मन मुस्कुराकर उसके सब अपराधों को क्षमा कर देती और हालांकि वह रिबिन को पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसके प्रति अब वह इतना द्वेष भी नहीं रखती थी। हर हफ्ते वह उक्रेनी के लिए किताबें और साफ कपड़े लेकर जेल जाती
एक बार उसे उसे मिलने की इजाज़त भी दे दी गई। वह बिल्कुल भी नहीं बदला है। उसने वापस आकर बड़े प्यार से कहा। वह सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है और सब लोग भी उससे खूब हंसी मजाक करते हैं। उसके दिल पर बहुत भारी गुजरती है, पर वह जाहिर नहीं होने देता। ऐसा ही होना चाहिए, रिबिन ने कहा। दुख एक खाल है जिसे हम पहने रहते हैं, आहे भरते हैं, मगर पहनते हैं। इसमें सेखी की कोई बात नहीं है। सबकी आंखों पर तो पट्टी नहीं है। कुछ लोग खुद ही अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। बस यही बात है। इसलिए जो बेवकूफ़ हैं वे चुपचाप सब कुछ सहन करते रहते हैं। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 11वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। दोस्तों, अब लीजिए सुनिए मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात नासोनांचली के स्वर में। बस्ती के लोग बलासो परिवार के उस छोटे से मटीले घर में अधिकाधिक दिलचस्पी लेने लगे। इस दिलचस्पी में संदेह और द्वेष का भाव भी मिला हुआ था, जिसका उन्हें स्वयं भी आभास नहीं था। पर साथ ही इस दिलचस्पी ने उनमें विश्वास मिश्रित उत्सुकता भी जागृत की। कभी कभी कोई बिल्कुल अपरिचित व्यक्ति पावेल के पास आता और नजरें बचाकर इधर उधर देखने के बाद कहता, भाई सुनो, तुम तो किताबें पढ़ते हो और कानून भी जानते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि। और फिर वह फरियादी पुलिस या फैक्ट्री के व्यवस्थापकों के किसी अन्याय की कहानी सुनाता। यदि मामला अधिक पेचीदा होता तो पावेल उसे शहर के एक वकील के नाम, जो उसका मित्र था, पुर्जा लिख देता। परंतु यदि संभव होता तो वह स्वयं ही समझा देता। धीरे धीरे लोग इस लगन वाले नवयुवक की इज्जत करने लगे, जो सीधे साधे शब्दों में साहस के साथ अपनी बात कहता था, जो अपनी आंखें खोलकर हर चीज देखता था और जिसके कान हर बात के प्रति चौकन्ने रहते थे, जो हर विवाद की तह में पहुंचे बिना दम नहीं लेता था और हमेशा तथा हर जगह सभी लोगों को एकबद्ध करने वाले सूत्र का पता लगाने का प्रयत्न करता था। दलदल के लिए एक कोपेक वाली घटना के बाद पावेल की साख विशेष रूप से बढ़ गई थी। फैक्ट्री की सीमा से बाहर उसे लगभग चारों तरफ से सड़े हुए नासूर की तरह घेरे हुए एक बड़ी सी दलदल थी, जिसमें फर और वर्ष के वृक्षों का एक जंगल उगा हुआ था। गर्मियों में इस दलदल के पीले रंग की घनी भाप सी उठती और मच्छरों के दल निकल पड़ते, जो बस्ती में बुखार फैला देते। यह दलदल फैक्ट्री की संपत्ति थी और नए डायरेक्टर ने उस दलदल की भूमि का लाभ उठाने के उद्देश्य से उसे सुखाने और साथ ही उसमें पीट निकालने का फैसला किया। यह बनाकर कि वह मजदूरों के रहन सहन की परिस्थितियों में सुधार करने के लिए ऐसा कर रहा है, उसने आज्ञा जारी की कि दलदल को सुखाने के लिए हर मजदूर की मजदूरी से रूबल पीछे एक कोपेक काटा जाए। मजदूरों को गुस्सा आया। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति की कि फैक्ट्री में काम करने वाले बाबुओं की तनख्वाह में कोई कटौती नहीं की गई थी। जिस शनिवार को डायरेक्टर ने कोपेक कटाने की घोषणा चिपकवाई, उस दिन पावेल घर पर बीमार था, इसलिए उसे उसके बारे में कुछ भी मालूम न हुआ। अगले दिन सिजो और माखोतीन उससे मिलने आए। सिजो ढलाई के विभाग में काम करने वाला एक सुडौल वृद्ध मजदूर था और पाखोतीन लंबे कद का गुस्सैल मिस्त्री था। उन्होंने पावेल को डायरेक्टर के निर्णय के बारे में बताया। हम बुजुर्गों ने मिलकर इस सवाल के बारे में बातचीत की थी, सिजो ने बड़ी गंभीरता से कहा। साथियों ने हमें तुम्हारे पास भेजने का फैसला किया क्योंकि तुम सब बातें समझते हो। वे जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा कानून है जो डायरेक्टर को हमारे पैसों से मच्छर मारने का अधिकार देता हो। देखो, 4 साल पहले इन जल्लादों ने एक गुसलखाना बनवाने के लिए हमसे पैसा लिया था, माखोतीन ने कहा। उसकी छोटी छोटी आंखें चमक उठी।
₹3,800 जमा किए थे इन लोगों ने। वह सब पैसे कहाँ गए? गुसल खाना तो हमने आज तक देखा नहीं। पावेल ने उन्हें समझाया कि यह कटौती सरासर अन्याय है और यह भी बताया कि दलदल को सुखाने से फैक्ट्री को स्पष्टतः कितना अधिक लाभ होगा। वे दोनों त्योरियां चढ़ाए हुए चले गए। उनको दरवाजे पर विदा करने के बाद मां ने धीरे से हंसकर कहा, अब तो बूढ़े भी तुमसे सलाह लेने के लिए आने लगे। मां की बात का कुछ उत्तर दिए बिना पावेल मेज के पास बैठकर कुछ लिखने लगा। कुछ ही मिनट बाद उसने कहा, मां, मेरा एक काम कर दो, जरा शहर चली जाओ और यह खत दिए आओ। कोई खतरनाक बात है इसमें? मां ने पूछा। हाँ, मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां हमारा अखबार छपता है। दलदल साफ कराने के लिए कोपे काटने की यह खबर हमें हर हालत में अगले अंक में छपवानी है। अच्छी बात है, मां ने कहा। मैं अभी जाती हूं। यह पहला काम था जो उसके बेटे ने उसे सौंपा था। मां को बड़ी खुशी थी कि उसने ऐसे खुलकर उससे बात की थी। पावेल, मैं समझ गई, मां ने कपड़े पहनते हुए कहा। यह सरासर लूट है। क्या नाम बताया तुमने उस आदमी का? योगोर इवानोविच, यही ना? मां शाम को देर से लौटी। वह थकी हुई पर खुश थी। मैं सासा से मिली थी, मां ने बेटे को बताया। उसने सलाम कहा है। योगोर इवानोविच बहुत सीधा साधा और खुश मिजाज आदमी है। उसकी बातें सुनकर हंसी आती है। मुझे बड़ी खुशी है कि वे लोग तुम्हें पसंद आए, पावेल ने धीमे से कहा। वे बहुत ही सीधे साधे लोग हैं पावेल। जो लोग ज्यादा शान नहीं दिखाते वे बहुत अच्छे लगते हैं। वे तुम्हारा बड़ा सम्मान करते हैं। सोमवार को भी पावेल घर पर ही रहा क्योंकि उसकी तबीयत पूरी तरह अच्छी नहीं थी। खाने के समय फ्योदोर माजिन हाँफता हुआ भागा भागा आया। वह प्रसन्न और उत्तेजित था। आओ चलो, उसने चिल्लाकर कहा। सारी फैक्ट्री के मजदूर कमर कसकर उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने तुम्हें बुला लाने के लिए मुझे भेजा है। सिजो और माखोतीन ने कहा था कि तुम जितनी अच्छी तरह से सब कुछ समझा दोगे उतनी अच्छी तरह कोई और नहीं समझा सकता। देखो तो चलकर क्या हो रहा है। बिना कुछ कहे पावेल कपड़े पहनने लगा। औरतों ने भी आकर काफी हल्ला गुल्ला मचा रखा है। मैं भी चलती हूं, मां ने कहा। आखिर वे लोग चाहते क्या हैं? मैं भी चलूंगी। चलो, पावेल ने कहा। वे तेजी से चुपचाप सड़क पर चले जा रहे थे। मां इतनी उत्तेजित थी कि उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसे ऐसा लगा कि कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात होने जा रही है। फैक्ट्री के फाटक पर औरतों की भीड़ जमा थी जो चिल्लाकर गालियां बक रही थीं। जब वे तीनों चुपके से यार्ड में पहुंचे तो उन्हें चारों ओर लोगों की भीड़ दिखाई दी। लोग उत्तेजित होकर चिल्ला रहे थे। मां ने देखा कि सब लोग फाउंड्री की दीवार की तरफ मुंह किए खड़े हैं जहां सिजो, माखोतीन, ब्लालो और 5-6 बुजुर्ग तथा प्रभाव रखने वाले मजदूर अपने पुराने लोहे के ढेर पर खड़े थे। उनके पीछे दीवार थी। ब्लासो आ रहा है, किसी ने चिल्लाकर कहा। ब्लासो? उसे इधर आ जाने दो। चुप रहो, कई आवाजें एक साथ आई। कहीं पास ही रिबिन का सपाट स्वर सुनाई दिया। हम कोपेक के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे हैं। असल बात यह है, हमें अपना कोपेक इतना प्यारा नहीं है। वह भी दूसरे कोपकों जितना ही गोल है पर भारी उनसे ज्यादा है। उसमें इंसानों का जितना खून है उतना डायरेक्टर के रूबल में भी नहीं। कीमत कोपेक का नहीं बल्कि खून की है, न्याय की है। भीड़ में लोगों ने उसके शब्द सुने और चारों तरफ तरह तरह की आवाजें आने लगी। रिबन, तुम ठीक कहते हो। बहुत पते की बात कही है तुमने। लो, ब्लासो आ गया। ये सब स्वर मिलकर एक गर्जना बन गए जिसमें मशीनों की गड़गड़ाहट, भाप की सी और तारों का गुंजन सब कुछ डूब गया। चारों तरफ से लोग अपने हाथ हिलाते हुए आगे आ रहे थे और तीखे शब्दों में एक दूसरे को उत्तेजित कर रहे थे। उनके शिथिल सीनों में से जो असंतोष हमेशा से सुलग रहा था
वह सहसा भड़क उठा था और बाहर निकलने को बेताब था। यह संतोष विजयोल्लास के साथ वातावरण में छा गया और उसके अशुभ सूचक पंख निरंतर फैलते गए। यह संतोष लोगों को अपने पंजे में कसता गया। उसने उन्हें एक दूसरे का शत्रु बना दिया और स्वयं प्रतिकार की एक ज्वाला के रूप में भड़क उठा। जन समुदाय पर धूल और कालिक का एक बादल सा छा गया। पसीने से तर चेहरे उत्तेजना में चमक उठे। गालों पर व्यथा के आंसू बहकर सूख गए और अपना चिन्ह छोड़ गए। काले चेहरों पर आंखें और दांत चमकने लगे। पावेल पुराने लोहे के ढेर पर जा पहुंचा जहां सिजो और माखितिन खड़े थे। साथियों, उसने ऊंचे स्वर में कहा। मां ने देखा कि उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया है और उसके होंठ कांप रहे हैं। यनायासी वह भीड़ को चीरकर आगे बढ़ने लगी। धक्का क्यों देती है? लोगों ने झुंझलाकर उसे डांटते हुए कहा। दूसरों ने उलटकर उसे धक्का दिया, पर इससे भी वह न रुकी। कंधों और कोहनियों से ठेलती हुई वह आगे बढ़ती गई। अपने बेटे के पास जाकर खड़े होने की इच्छा उसे आगे लिए जा रही थी। जब पावेल ने वह शब्द उच्चारित किया जो उसके लिए गूढ़ महत्व रखता था, तब उसे ऐसा लगा कि उसका गला उल्लास के आवेश से रुधा जा रहा है। उसका जी चाहता था कि वह अपना दिल निकालकर इन लोगों को अर्पित कर दे। वह दिल जिसमें न्याय प्राप्त करने के स्वप्नों ने आग सी लगा रखी थी। साथियों, उसने फिर ऊंचे स्वर में कहा। इस शब्द ने उसमें नई शक्ति और उल्लास भर दिया। हम वह लोग हैं जो गिरजाघर और कारखाने बनाते हैं, जो जंजीरें ढालते हैं और सिक्के बनाते हैं। हम वह जीवन शक्ति हैं जिसके सहारे सभी लोग पैदा होने से लेकर मरने तक अपना पेट भरते रहते हैं और जिंदा रहते हैं। ठीक कहते हो, रिबिन ने चिल्ला कर कहा। हमेशा और हर जगह जब कोई काम करना होता है तो सबसे पहले हमें बुलाया जाता है, और जब कोई सुविधा पाने का सवाल आता है तो हम सबसे पीछे होते हैं। हमारी परवाह कौन करता है? हमारे लिए किसने कुछ किया है? हमारे साथ कोई इंसानों जैसा बर्ताव भी करता है? नहीं, नहीं। किसी ने उसके शब्द को प्रतिध्वनित किया। कुछ देर बाद जब पावेल के भाषण में प्रवाह आ गया तो वह अधिक सीधे साधे शब्दों में और शांत भाव से बोलने लगा। भीड़ धीरे धीरे और निकट आती गई और गढ़ते गढ़ते ऐसी लगने लगी मानो एक ही शरीर पर हजारों सिर लगे हों, और जो अपनी असंख्य आंखों से बड़े ध्यान के साथ पावेल का मुंह देख रहे थे और उसके एक एक शब्द को अमृत की बूंदों की तरह पी रहे थे। हम अपनी हालत उस समय तक कभी नहीं सुधार सकते जब तक हम यह समझ न लें कि हम सब साथी हैं, मित्रों का एक ही परिवार है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ने की एकमात्र इच्छा के सूत्र में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। मतलब की बात कहो, माँ के पास खड़े हुए किसी व्यक्ति ने कर्कश स्वर में चिल्लाकर कहा। टोको नहीं, दो तरफ से आवाजें आई। काले चेहरों पर उदासी और निराशा के बादल छाए हुए थे, पर कुछ आंख बड़े ध्यान से पावल के चेहरे को देख रही थी। समाजवादी है मगर बेवकूफ नहीं है, किसी ने अपनी राय देते हुए कहा। बड़ी हिम्मत से बोल रहा है ना? लंबे कद के एक काने मजदूर ने मां को कोहनी मारते हुए कहा। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हम इस बात को समझ लें कि खुद हमारे अलावा और कोई हमारी मदद नहीं करेगा। अगर हमें अपने दुश्मन को हराना है तो हमारा नारा यह होना चाहिए कि अगर किसी एक पर भी कोई मुसीबत आए तो सब उसके लिए लड़ेंगे और हर आदमी सबके लिए लड़ेगा। सच बात कह रहा है, माखोतीन ने अपनी मुट्ठी हवा में हिलाते हुए कहा। डायरेक्टर को बुलवाओ। पावेल बोलता ही जा रहा था। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे सहसा भीड़ पर तूफान की एक लहर दौड़ गई। भीड़ में एक खलबली हुई और दर्जनों आवाजें एक साथ पुकार उठी, डायरेक्टर को बुलवाओ, कुछ लोगों को उसके पास भेजा जाए। मां कुछ और आगे बढ़ गई और अपने बेटे को टकटकी बांध कर देखने लगी। उसका चेहरा गर्व से चमक उठा।
उसका पावेल इन पुराने साख वाले मजदूरों के बीच खड़ा था और सब लोग उसकी बातें सुन रहे थे, उससे सहमत थे। माँ खुश थी कि पावेल न तो गुस्से में ही आया था और न ही उसने दूसरों की तरह गालियां ही दी थी। जिस तरह टीन की छत पर ओले बरसते हैं, उसी तरह गालियां, कोसने और क्रोध भरे शब्द सुनाई दे रहे थे। पावेल ने एकत्रित जनसमुदाय पर एक नज़र दौड़ाई। ऐसा मालूम होता था कि वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से कुछ ढूंढ रहा हो। हमारी तरफ से कौन कौन जाएगा? सिजो, ब्लासो, रिबिन। उसके दांत भयानक है। सहसा भीड़ में कुछ खुसुर फुसुर सुनाई दी। वह खुद ही आ रहा है, डायरेक्टर। भीड़ ने एक लंबे कद के, नुकली दाढ़ी और लंबोतरे चेहरे वाले व्यक्ति के लिए रास्ता कर दिया। जाने दीजिए। उसने हाथ से लोगों को रास्ता छोड़ देने का संकेत किया कि कहीं छू ना जाए। वह अपनी आंख सिकोड़कर मजदूरों को एक ऐसे अनुभवी मालिक की दृष्टि से देख रहा था जो सूरत देखते ही आदमी को पहचान लेता हो। लोगों ने जल्दी से अपनी टोपियां उतारी और झुककर उन्हें सलाम किया, पर उनके सलाम का जवाब दिए बिना ही वह आगे बढ़ता गया। भीड़ पर सन्नाटा छा गया। लोग कुछ घबराए हुए थे और खिसियानी हंसी हंस हंस कर इस तरह चुपके चुपके कानाफूसी कर रहे थे जैसे बच्चे शैतानी करते हुए पकड़े गए हों। वह कठोर दृष्टि से माँ के चेहरे को देखता हुआ उसके पास से गुजरा और लोहे के ढेर के सामने पहुंचकर खड़ा हो गया। किसी ने उसे सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर उसने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। एक झटके के साथ जोर लगाकर वह ऊपर चढ़ा और पावेल और सिजो के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह भीड़ क्यों जमा है? तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर रखा है? कुछ क्षण तक खामोशी रही। लोगों के सिर अनाज की बालियों की तरह हिल रहे थे। सिजो ने अपनी टोपी हिलाकर कंधे बिचकाए और सिर झुका लिया। मेरे सवाल का जवाब दो, डायरेक्टर ने चिल्लाकर कहा। पावेल बढ़कर उसके पास आया और सिजो तथा रिबिन की तरफ संकेत करके ऊंचे स्वर में बोला, हमारे साथियों ने हम तीनों को यह मांग करने के लिए चुना है कि आप कोपे काटने के बारे में अपनी आज्ञा वापस ले लें। क्यों? डायरेक्टर ने पावेल की ओर देखे बिना ही पूछा। क्योंकि हम इस कटौती को नाइंसाफी समझते हैं, पावेल ने जोर देकर कहा। क्या तुम यह समझते हो कि मैं दलदल को मजदूरों के रहन सहन की हालत सुधारने के लिए नहीं, बल्कि उनका शोषण करने की इच्छा से सुखवाना चाहता हूं? हाँ, पावेल ने उत्तर दिया। और तुम भी? डायरेक्टर ने रिबिन की तरफ मुड़कर कहा। हाँ, हम सबकी एक ही राय है। और तुम, भले आदमी? उसने सिजो की तरफ मुड़कर देखा। मैं भी। हम अपने कोपेक अपने पास ही रखना चाहते हैं। सिजो एक बार फिर सिर झुकाकर अपराधियों की तरफ मुस्कुराने लगा। डायरेक्टर ने धीरे धीरे भीड़ पर एक नज़र डालकर अपने कंधे झटके। फिर वह पावेल की तरफ मुड़ा और उसे गौर से देखने लगा। तुम कुछ पढ़े लिखे आदमी मालूम होते हो। क्या तुम भी इस काम के फायदों को नहीं समझते? अगर फैक्ट्री अपने खर्च से दलदल को सुखवा दे तो कोई भी उसके फायदों को समझ सकता है। पावेल ने इतने ऊंचे स्वर में कहा कि सब लोग उसकी बात सुन लें। फैक्ट्री कोई धर्म खाता नहीं है, डायरेक्टर ने रुखाई से कहा। मैं हुक्म देता हूं कि तुम लोग काम पर वापस चले आओ। वह बड़ी सावधानी से लोहे को अपने पांव से टटोलता हुआ बिना किसी की ओर देखे नीचे उतरने लगा। भीड़ में असंतोष की एक लहर दौड़ गई। क्या बात है? डायरेक्टर ने जहां के तहां रुककर पूछा। दूर से किसी की आवाज ने निस्तब्धता को भंग किया। जाओ, तुम खुद काम करो। अगर तुम सब लोग 15 मिनट के अंदर अंदर काम पर वापस न चले गए तो मैं तुम सब पर जुर्माना कर दूंगा, डायरेक्टर ने बड़ी सख्ती के साथ जोर देकर कहा। एक बार फिर वह भीड़ में से रास्ता बनाता हुआ चला, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, भीड़ में एक मंद गर्जना से उत्पन्न हुई और वह जितनी दूर होता गया यह गर्जना उतनी ही तेज होती गई। बात करके देख लिया उससे। हम लोगों के लिए यही इंसाफ है? यह भी कोई जिंदगी है? वे पावेल को संबोधित करके चिल्लाने लगे। अरे कानूनदा, अब क्या किया जाए? भाषण तो बहुत अच्छा दिया था, मगर जब मालिक ने अपनी सूरत दिखाई
तो उस भाषण का क्या फायदा हुआ? अच्छा भला सो बताओ हम क्या करें? जब लोग बहुत जिद करने लगे तो पावेल बोला, साथियों, मैं तो यह कहता हूं कि जब तक ओपेक कटौती बंद करने का वादा न कर लिया जाए तब तक हम में से कोई भी काम करने वापस न आ जाए। लोग उत्तेजित होकर कहने लगे, हम सबको क्या बेवकूफ समझ रखा है? इसका मतलब तो है हड़ताल, एक दो कोपेक के लिए। हड़ताल में नुकसान क्या है? हम सब निकाल दिए जाएंगे, फिर काम कौन करेगा? उसके यहाँ बहुतेरे मिल जाएंगे। तुम्हारा मतलब है गद्दार? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की के लिखे गए उपन्यास माँ के 12वें भाग का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। मित्रों, आगे के भागों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।